गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ओपन के 10th क्लास के एसएसटी का 12 चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में कृषि। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फाइनल पेपर में देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल भारतीय कृषि के बारे में दिया गया है कि भारत में कृषि किस प्रकार से किया जा रहा है और भारत में किसानों की स्थिति क्या है, भारत के अर्थव्यवस्थाओं में किसानों का क्या योगदान है, भारतीय किसान की जो चुनौती है वर्तमान समय में या पहले भी चुनौती रहा है, तो उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, भारतीय किसान की स्थिति वर्तमान समय में किस प्रकार से है, भारतीय किसान की जो स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने समय समय पर क्या क्या जो उनकी सहायता प्रदान करते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही हम यह देखेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में किसानों का क्या योगदान है और उस योगदान का प्रतिशत जो है वो समय के साथ साथ कितना बढ़ता है और कितना घटता है, और भारत के अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाई जाती हैं, कौन कौन से फसल का जो है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान उगाने की कोशिश करता है, कौन से फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होता है, ये सारा चीज़ जो है, ये सारा जो जानकारी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कृषि के अंतर्गत दिया गया है, इसका अर्थ दिया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे दिया गया भारत को कृषकों का देश कहा जाता है तथा अधिकतर जो है भारत के किसान जो है गाँव में रहते हैं, वह भारतीय कृषि करते हैं तथा देश की सहायता करते हैं। इसीलिए देश में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियाँ प्रचलित है। किसानों के उद्देश्य को आधार बना करके कृषि का वर्गीकरण कई वर्गों में किया गया है। तो इसका मतलब जो भारत को कृषकों का देश कहा जाता है, जो भारत अब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी जनसंख्या है भारत की, लगभग उसका 56% जो है वो आबादी जो है वो क्या करता है, कृषि पर डिपेंड करता है, खेतीबाड़ी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत वह तरह तरह के फसल को उपजाता है और उसे मार्केट में बेच करके अपना जीवन यापन करता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो भारतीय किसान को जो है, कृषि को जो है, जो कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि कृषि को 3 भागों में बांटा है। एक तो आपका सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ये है वर्ग प्रकार है, यहाँ पे प्रमुख फसलें हैं, फिर इसके बाद चुनौतियाँ हैं। अब इसमें इस तीनों के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ें अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, पॉइंट्स दिया गया है। इसके बारे में हम नीचे करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले है निर्वाह, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है गहन, चौथा है विस्तृत, पांचवा है वृक्षारोपण और छठा है मिश्रित कृषि। फिर इसी प्रकार से मुख्य फसलें में जो आती है वो खाद्य फसलें, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, बाजरा। उसी प्रकार से नकदी फसलें में आते हैं, जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, ये सब सारे चीज़ हैं इसमें नकदी फसलें में आते हैं। फिर पौधारोपण फसल में कौन कौन से आते हैं, चाय, कॉफ़ी। फिर इसके बाद बागवानी फसलें में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे फल, सब्जी, केला, ये सब सारे चीज़ बागवानी फसलें में आ सकते हैं। फिर इसके बाद अब आती है लास्ट थर्ड जो है ये चुनौती। तो किसानों के सामने क्या क्या चुनौती है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है निवेश में उच्च लागत। किसानों को निवेश में उच्च लागत लगानी पड़ती है। फिर इसके बाद उत्पादन में स्थिरता, फिर इसके बाद मृदा ह्रास, फिर वैश्वीकरण का प्रभाव, फिर मीठे भूमिगत जल की कमी, फिर खाद्य सुरक्षा, फिर किसानों की आत्महत्याएं और फिर जलवायु परिवर्तन। तो ये सारे जो है वो कृषि को क्या किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है और उसके अंतर्गत
सभी अलग अलग तरीके से इसमें दिया गया है। तो अब सारे इसकी जानकारी जो है डिटेल्स में हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया था कि निर्वाह कृषि। यहाँ पे निर्वाह कृषि में कृषि उत्पादन खुद के उपयोग के लिए करता है। कृषि जो है मतलब क्या, जो कृषक है, जो किसान है, वो जो उत्पादन करता है, खेतों में जो अनाज का उत्पादन करता है, वो खुद सेल्फ के लिए करता है, खुद अपने लिए करता है। उसमें केवल उसको अपने के लिए उत्पादन करता है और उत्पादन अब यहाँ पे देखेंगे कि निर्वाह कृषि वैसी कृषि जिस कृषि को करने से केवल अपने आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि कई ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे किसान होते हैं जो किसान क्या करते हैं कि खुद के लिए वो खेती करते हैं, खुद के लिए अनाज उपजाते हैं और जितना उसकी आवश्यकता होती है उसी अनुसार से वो अनाज उत्पादन करते हैं, जिसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा है यहाँ पे वाणिज्य कृषि। अब वाणिज्य कृषि ऐसे कृषि कहला जाता है जो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वो उत्पादन किए हुए अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या करता है, उसको बेच देता है, मार्केट में उसको जा करके बेच देता है। वो व्यापारिक दृष्टिकोण से वो क्या करता है, वो किसान उत्पादन करता है, जिसको वाणिज्य कृषि कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे विस्तृत कृषि। जो विस्तृत कृषि है, जब एक ही फसल बहुत ही बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसे विस्तृत खेती कहते हैं। मतलब क्या कि विस्तृत मतलब क्या, विस्तार करना। स्वाभाविक है, इस वर्ड से ही पता चलता है कि कुछ एक ऐसी फसल जिस फसल को जो है उगाते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में उगाते हैं, जिसको हम विस्तृत कृषि कहते हैं, जो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। फिर इसके बाद अब इधर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं गहन खेती। ये जो गहन खेती है इसके अंदर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम NIS के 10th क्लास के SST का 12th चैप्टर पढ़ेंगे, जो है भारत के कृषि। इस चैप्टर में हम भारतीय कृषि के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे कि भारत में कृषि किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, भारत में किसानों की स्थिति क्या है। इन सब सारी जानकारी जो है इन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कृषि के अंतर्गत दिया गया है, इसका अर्थ दिया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे दिया गया भारत को कृषकों का देश कहा जाता है तथा अधिकतर जो है भारत के किसान जो है गाँव में रहते हैं, वह भारतीय कृषि करते हैं तथा देश की सहायता करते हैं। इसीलिए देश में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियाँ प्रचलित है। किसानों के उद्देश्य को आधार बना करके कृषि का वर्गीकरण कई वर्गों में किया गया है। तो इसका मतलब जो भारत को कृषकों का देश कहा जाता है, जो भारत, अब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी जनसंख्या है भारत की, लगभग उसका 56% जो है वो आबादी जो है वो क्या करता है, कृषि पर डिपेंड करता है, खेती बाड़ी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत
वह तरह तरह के फसल को उपजाता है और उसे मार्केट में बेच करके अपना जीवन यापन करता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो भारतीय किसान को जो है, कृषि को जो है, जो कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि कृषि को 3 भागों में बांटा है। एक तो आपका सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ये है वर्ग प्रकार है, यहाँ पे प्रमुख फसलें हैं, फिर इसके बाद चुनौतियाँ हैं। अब इसमें इस तीनों के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ें अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, पॉइंट्स दिया गया है। इसके बारे में हम नीचे करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले है निर्वाह, दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है गहन, चौथा है विस्तृत, पांचवा है वृक्षारोपण और छठा है मिश्रित कृषि। फिर इसी प्रकार से मुख्य फसलें में जो आती है वो खाद्य फसलें, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, बाजरा। उसी प्रकार से नकदी फसलें में आते हैं, जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, ये सब सारे चीज़ हैं इसमें नकदी फसलें में आते हैं। फिर पौधारोपण फसल में कौन कौन से आते हैं, चाय, कॉफ़ी। फिर इसके बाद बागवानी फसलें में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे फल, सब्जी, केला, ये सब सारे चीज़ बागवानी फसलें में आ सकते हैं। फिर इसके बाद अब आती है लास्ट थर्ड जो है ये चुनौती। तो किसानों के सामने क्या क्या चुनौती है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है निवेश में उच्च लागत। किसानों को निवेश में उच्च लागत लगानी पड़ती है। फिर इसके बाद उत्पादन में स्थिरता, फिर इसके बाद मृदा ह्रास, फिर वैश्वीकरण का प्रभाव, फिर मीठे भूमिगत जल की कमी, फिर खाद्य सुरक्षा, फिर किसानों की आत्महत्याएं और फिर जलवायु परिवर्तन। तो ये सारे जो है वो कृषि को क्या किया गया है, बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है और उसके अंतर्गत सभी अलग अलग तरीके से इसमें दिया गया है। तो अब सारे इसकी जानकारी जो है डिटेल्स में हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया था कि निर्वाह कृषि। यहाँ पे निर्वाह कृषि में कृषि उत्पादन खुद के उपयोग के लिए करता है। कृषि जो है मतलब क्या, जो कृषक है, जो किसान है, वो जो उत्पादन करता है, खेतों में जो अनाज का उत्पादन करता है वो खुद सेल्फ के लिए करता है, खुद अपने लिए करता है। उसमें केवल उसको अपने के लिए उत्पादन करता है और उत्पादन अब यहाँ पे देखेंगे कि निर्वाह कृषि वैसी कृषि जिस कृषि को करने से केवल अपने आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि कई गांव ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे किसान होते हैं जो किसान क्या करते हैं कि खुद के लिए वो खेती करते हैं, खुद के लिए अनाज उपजाते हैं और जितना उसकी आवश्यकता होती है उसी अनुसार से वो अनाज उत्पादन करते हैं, जिसको हम निर्वाह कृषि कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा है यहाँ पे वाणिज्य कृषि। अब वाणिज्य कृषि ऐसे कृषि कहला जाता है जो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वो उत्पादन किए हुए अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या करता है, उसको बेच देता है, मार्केट में उसको जा करके बेच देता है। वो व्यापारिक दृष्टिकोण से वो क्या करता है, वो किसान उत्पादन करता है, जिसको वाणिज्य कृषि कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे विस्तृत कृषि। जो विस्तृत कृषि है, जब एक ही फसल बहुत ही बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसे विस्तृत खेती कहते हैं। मतलब क्या कि विस्तृत मतलब क्या, विस्तार करना। स्वाभाविक है, इस वर्ड से ही पता चलता है कि कुछ एक ऐसी फसल जिस फसल को जो है उगाते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में उगाते हैं, जिसको हम विस्तृत कृषि कहते हैं, जो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। फिर इसके बाद अब इधर आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं गहन खेती। ये जो गहन खेती है इसके अंतर्गत देखते हैं कि प्रति इकाई भूमि पर एक ही वर्ष में कई बार फसलें उगाई जाती है ताकि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके। गहन खेती के अंतर्गत क्या होता है कि प्रति इकाई भूमि पर, मतलब जितना भी आपका ज़मीन है
उस ज़मीन पे प्रत्येक वर्ष में कई बार जो है उस पर फसल लगाया जाता है, चाहे वो 3 महीने पे हो जाए, चाहे 6 महीने पे हो जाए, चाहे 2-2 महीने पे हो जाए, तो कई बार उसमें फसल लगाया जाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम गहन कृषि कह सकते हैं या गहन खेती कह सकते हैं। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे वृक्षारोपण खेती। अब यहाँ पे देखते हैं एक ही नकदी फसल को उगाना अच्छे प्रबंध में होता है तथा उत्पादन को बाजार में बेचा जाता है। वृक्षारोपण खेती के अंतर्गत वही चीज़ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कई पौधे लगाया जाता है, बगानें होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फसल का उत्पादन करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृक्षारोपण खेती कहते हैं। फिर इसी प्रकार से मिश्रित खेती जो है, इसमें फसलें को उगाना और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। तो कई ऐसे किसान हैं जो मिश्रित खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके पास जो है वो जानवर होते हैं जिसके बिना तो खेती संभव ही नहीं है। तो इसीलिए जानवर को चारा के लिए भी वो क्या करते हैं, मिश्रित खेती का इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ समय के लिए वो फसल उगाते हैं और कुछ समय के लिए पशु के लिए चारा भी उगाते हैं, जिसको मिश्रित खेती कह सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है कि भारत की प्रमुख जो है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के जो प्रमुख फसलें हैं, भारत के प्रमुख फसलें जो दिया गया है, इसमें चार्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कॉलम में कि पहला है चावल। तो ये जो दिया गया इसका तात्पर्य यह है कि कौन से फसल को उत्पादन करने के लिए हमारे देश में, या कह सकते हैं तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फिर इसके बाद बारिश कितना होना चाहिए, फिर इसके बाद मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए, मजदूरी, इसको करने के लिए मजदूर किस प्रकार से मिलते हैं, और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आप पहले 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं। चावल का देखिए, चावल का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 22 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसमें बारिश की जो ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, वो 150 से 300 सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है, फिर बलुई मिट्टी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मजदूरी, इसमें सस्ते मजदूर जो है मिल जाते हैं इसकी खेती करने के लिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो भारत के तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उत्पादन किया जाता है। उसी प्रकार से गेहूं है, बाजरा है, दलहन है, गन्ना है, ये सब सारा चीज़ें जो है वो भारत के प्रमुख फसलें हैं, जिसका उत्पादन कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है उसके बारे में ये चार्ट दिया गया है। आप आसानी पूर्वक इसमें देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप देखेंगे कि गेहूं का है, फिर इसके बाद गेहूं का देखिए, यहाँ पे चिकनी मिट्टी ये सब में किया जाता है, इसमें कम श्रम लगता है, मतलब मजदूर कम लगते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम देखते हैं बाजरा है, दलहन है, गन्ना है, कपास है, मूंगफली है, इन सबों का जो है वो खेती कहाँ कहाँ पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होती है, और उसको उत्पादन करने के लिए मौसम किस प्रकार से होना चाहिए, पानी किस प्रकार से, बारिश किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं भारतीय कृषि के विशिष्ट लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हमने ऊपर पॉइंट्स में दिया था, पढ़ाया था आपको कि भारत में जो कृषि के विशिष्ट लक्षण है, एक तो सबसे पहले लक्षण का मतलब होता है करने का तरीका, कि कैसे लोग वहाँ पे जो करते हैं, कृषि करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में विशिष्ट लक्षण के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे निर्वाह कृषि। तो एक तो सबसे पहले भारत में आप देखेंगे कि निर्वाह कृषि ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि कई छोटे किसान जो है वो अपना खेतों में जो अनाज का उत्पादन केवल खुद अपने लिए करता है, उसको बाज़ार में नहीं बेचता है। फिर इसके बाद कृषि पर जनसंख्या का दबाव जो है, वो कृषि पर जो है देखते हैं जनसंख्या का दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किस प्रकार से, दो तरीके से इसमें देखने को मिलता है। एक तो जनसंख्या बढ़ने के कारण से जो कृषि युक्त जो भूमि है वो कम होता चला जा रहा है, और दूसरी और क्या है, जनसंख्या बढ़ने पर किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है दबाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ चुका है, क्योंकि अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए स्वाभाविक है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी हमें अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कृषि का मशीनीकरण।
अब हम देखते हैं कृषि का मशीनीकरण जो है यहाँ पे किया गया है, जिसके कारण से हम देखते हैं कई किसान ऐसे हैं जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं खेती करने वक्त में, चाहे वो कटाई से संबंधित हो, चाहे उसको बीज को खेतों में बोने के से संबंधित हो, चाहे हम कह सकते हैं वहाँ पे छटाई से संबंधित हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। मानसून पर निर्भरता, भारतीय किसान ज़्यादा से ज़्यादा है मानसून पर निर्भर करते हैं और वो देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो मौसम के अनुसार से वो खेती करना पसंद करते हैं कि बारिश के अनुसार से वो क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फसल उगाते हैं, बीज बोते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं मौसम पर ज़्यादा से ज़्यादा ये निर्भर होते हैं भारतीय किसान। फिर फसलों में विविधता, अब देखते हैं कि भारत में जो है फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि चावल की ज़्यादा से ज़्यादा खेती किया जाता है, कहीं पे गेहूं की ज़्यादा से ज़्यादा खेती किया जाता है, कहीं पे चाय की ज़्यादा से ज़्यादा बागानें हैं, कहीं पे केले का ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है। खाद्य फसलें की प्रमुखता, यहाँ पे हम देखते हैं कि खाद्य जो फसलें हैं उसकी प्रमुखता ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है, चाहे हम चावल की बात कहते हैं, चाहे हम गेहूं की बात कहते हैं, चाहे हम तिलहन दलहन की बात कहते हैं, ये सब सारा चीज़ जो है वो प्रमुख जो है वो फसल जो है भारत में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं मौसमी जो है वो संरचना, मौसमी संरचना के अनुसार से भारत कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि किसानों को सहायता नहीं मिल पाता है। किसान जब कृषि करता है, उत्पादन करता है, तो उसको सबसे बड़ी कठिनाई जो है वो पूंजी का पड़ता है, निवेश का पड़ता है, जिसके कारण से उसके पास पैसा नहीं होता। जब वो पैसे की कमी के कारण से वह गांव के अंतर्गत, आपको मैंने पहले पॉइंट्स में पढ़ाया था कि गांव में जो पूंजीपति वाले जो लोग हैं, जो साहूकार हैं, जो महाजन है, उससे वो ब्याज पे पैसा लेता है और ताकि वो उस ब्याज का पैसा ले करके अनाज का उत्पादन करेगा और अनाज का उत्पादन करके जो प्रॉफिट होगा वो अपने पास रख करके और बाकी जो है पैसा उसको लौटा देगा। लेकिन क्या होता है कि वो क्या करता है, ब्याज पे तो पैसा लेता है, लेकिन जब अनाज का उत्पादन करता है तो अनाज का उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। उत्पादन नहीं होने का कारण होता है मौसम में जो विपरीत परिवर्तन। दूसरा हम कह सकते हैं कि आपदा, जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना। तो ऐसे परिस्थितियों में किसानों की जो स्थिति वो बहुत ही खराब हो जाती है, उत्पादन नहीं होता है, जिसके कारण से जब उत्पादन नहीं होता है तो किसानों के पास जो है वो पैसे नहीं होते हैं, नहीं आते हैं, और जिसके कारण से जो वहाँ पे गांव के जो साहूकार थे, जो महाजन था, जो पूंजीपति वाले लोग थे, जिससे उन्होंने कर्ज पे पैसे लिए थे, वो क्या करता है, उस पर दबाव डालना चालू कर देता है, जिसके कारण से किसान को और कोई दूसरा चारा नहीं देखने को मिलता है, कोई दूसरा उपाय देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो आत्महत्या करते हैं। तो ये सारे चीज़ है भारतीय किसान के सामने चुनौती है, और इस चुनौतियों को सामना करना, इस चुनौतियों को जो है वो किसानों की स्थिति को सुधारना सरकार का दायित्व है। इसीलिए समय समय पर सरकार जो है वो कई योजना जो है भारतीय किसान के लिए जो लागू करती है, जिसका वो लाभ लेकर के किसान जो है वो खेतों में अनाज का उत्पादन करते हैं, और भारत देश की जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, जो जीडीपी में योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान है, वो भारतीय किसान का है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाल ही के वर्षों में आपने कृषि में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिला है। तो आप देखेंगे कि कृषि में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला है। जो ऊपर हमने पढ़ाया है उसको सही ढंग से आप लोग देखेंगे। फिर आपके मत अनुसार फसलों में इन परिवर्तनों के क्या कारण है। तो फसल में जो परिवर्तन होता है इसमें कई ऐसे कारण देखने को मिल सकता है जो आपको ऊपर में दिया गया था। तो इस तरह से कई ऐसे हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो जनरेट हो सकता है, बन सकता है, जिसका आंसर आप सही तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।